भाई गुड मॉर्निंग। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो सरफेस टेंशन। नेक्स्ट हेडिंग डालो सरफेस टेंशन। चलो देखो यार, यहां से देखो जैसे मान लो ये हमने लिक्विड अगर एक कंसिडर कर रहे हैं किसी कंटेनर के अंदर, तो एक मॉलिक्यूल हम लोग कंसिडर कर रहे हैं इस लिक्विड के अंदर, ठीक है। और एक लिक्विड हम लोग कंसिडर कर रहे हैं लिक्विड ड्रॉप या लिक्विड का मॉलिक्यूल जो कि इसके सरफेस के ऊपर लग रहा है, जो कि इसके सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है। और एक दूसरा मॉलिक्यूल कंसिडर कर रहे हैं जो कि इस लिक्विड के अंदर कोई प्रेजेंट है। अब एक बात देखो, यहां से अगर देखें तो इस केस में इस लिक्विड के कारण जो फोर्स लग रहा होगा अट्रैक्शन फोर्स, इसके आसपास का सारा लिक्विड मॉलिक्यूल इसके ऊपर अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा होगा। ये सारा मॉलिक्यूल जो होगा, एक अगर हम लोग इसके आसपास का अगर मॉलिक्यूल कंसिडर करें तो ये मॉलिक्यूल जो होगा इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा, सारे जो होंगे इस रेडियल डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे होंगे। अब एक बात देखो, ये सारे फोर्सेज के कारण ये जो लिक्विड जो कि इनसाइड द, ये अगर लिक्विड है, ठीक है, एक लिक्विड ड्रॉप जो कंसीडर कर रहे हैं, इसके अगर अंदर जो प्रेजेंट होगा उसके ऊपर नेट फोर्स कैसा आएगा? जीरो। क्योंकि चारों तरफ से सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लग रहा होगा, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो सारे फोर्सेज क्या होंगे? नेट फोर्स इसके ऊपर जीरो। लेकिन अगर इस वाले मॉलिक्यूल जो कि एक सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है, तो सरफेस के ऊपर जो प्रेजेंट होगा तो इसके आसपास का ये जो पूरा जो लिक्विड होगा, ये पूरा लिक्विड इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा। जैसे यहां से देखें तो ये इस डायरेक्शन में इसके जो सरफेस के ऊपर है उस वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, और यहाँ पे ये सारा का सारा कुछ इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, ठीक है। सारे रेडियली अपनी अपनी तरफ खींच रहे होंगे। अब एक बात देखो, यहां से जो सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल जो कंसिडर कर रहे हैं, एक फोर्स हमने इधर कंसिडर किया, दूसरा फोर्स इधर, और वैसे ही अगर देखें इस तरह से, तो इस कारण से ये दोनों फोर्सेज एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। वैसे ही अगर देखिए ये जो फोर्सेज लगेंगे उसका ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा। यानी इस मॉलिक्यूल के ऊपर एक नेट फोर्स नीचे के डायरेक्शन में लग रहा होगा, एफ नेट जो होगा वो किधर? नीचे के डायरेक्शन में लग रहा होगा। और ये जो नेट फोर्स लग रहा है उसके कारण ये जो लिक्विड मॉलिक्यूल है वो नीचे की तरफ खींचा, जो स्ट्रेच होने की कोशिश करेगा, क्योंकि इस पे फोर्स, नेट फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है? नीचे के डायरेक्शन में। तो ये जो लिक्विड मॉलिक्यूल है या लिक्विड ड्रॉप है वो नीचे की तरफ नेट फोर्स लग रहा होगा। उस कारण से अगर मान लो अगर हम लोग कंसीडर करें, अगर सारे मॉलिक्यूल्स इस सरफेस के ऊपर कंसीडर करें, तो सारे मॉलिक्यूल्स के ऊपर क्या लगेगा? नीचे के डायरेक्शन में एक नेट फोर्स, और नीचे के डायरेक्शन में नेट फोर्स लगेगा। उस कारण से जो अपर सरफेस जो होता है वो हमारा स्ट्रेच हो जाता है। जैसे मान लो अपने, जैसे ही हम लोग देखते हैं कि जो अपर सरफेस है वो क्या हो जाएगा? अब एकदम से स्ट्रेच होगा, क्योंकि नीचे आ तो सकता नहीं है, क्योंकि ऐसा तो कोई है नहीं कि फ्री पाथ यहाँ पे प्रेजेंट हो, फोर्स लगे वो क्या हो जाए? नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर दे, ऐसा तो है नहीं। तो इस कारण से जो नेट फोर्स नीचे लग रहा है सारे मॉलिक्यूल्स के ऊपर, उस कारण से जो अपर सरफेस है वो स्ट्रेच हो जाता है। और यही स्ट्रेच होने के कारण ये क्या करेगा कि मिनिमम सरफेस एरिया गेन करना चाहता है, ठीक है। कोई भी अगर एक लिक्विड ड्रॉप है या लिक्विड जो अगर किसी भी कंटेनर के अंदर फिल किया हुआ है, तो ये जो नेट फोर्स लगता है उसके कारण से ये सारे के सारा पूरा जो सरफेस होगा स्ट्रेच होता है, और ये चाहता है कि मिनिमम सरफेस एरिया गेन कर सके। उससे फायदा क्या होगा कि उस सरफेस या उस लिक्विड ड्रॉप की जो एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी, वो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाएगी। और हमें पता है कि जब अगर किसी भी सिस्टम की बात करें या किसी भी मॉलिक्यूल्स की बात करें तो वो तभी स्टेबल होगा जब हमारा क्या रहे कि मिनिमम सरफेस, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी गेन कर सके। तो इस कारण से ये एक फोर्स डेवलप होता है इस सरफेस के ऊपर, लिक्विड के सरफेस के ऊपर। और यही हमारा जो प्रॉपर्टी होता है लिक्विड का, इसको हम लोग बोलते हैं सरफेस टेंशन। कि जो भी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के जो सरफेस होते हैं उसके ऊपर वो जो दो लेयर होंगे वो सारे एक दूसरे को स्ट्रेच करने की कोशिश करते हैं, और वही जो स्ट्रेचिंग फोर्स होता है वो हमारा कौन सा कहलाता है इस प्रॉपर्टी को? सरफेस टेंशन।
ये सरफेस टेंशन को हम लोग डिनोट किससे करते हैं, टी से, या फिर कहीं पे आपको एस से भी डिनोट किया हुआ रहेगा, ठीक है। कैसे डिफाइन करेंगे कि मान लिया हमने कि कोई भी एक सरफेस ले लिया हमने, जैसे ये लिक्विड का सरफेस ले लिया हमने, ये ऐसा लिक्विड का सरफेस लिया, जैसे ये हम टॉप सरफेस की बात कर रहे हैं। टॉप सरफेस पे अगर एक कोई भी आप इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करो, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करो, तो उस केस में आपको दो लेयर मिलेंगे लिक्विड ड्रॉप के, ये एक साइड होगा और दूसरी साइड ये कुछ इस तरीके का लेयर होगा। ये सारे मॉलिक्यूल्स, ये हम लोग अगर टॉप सरफेस पे देख रहे हैं, तो जो लिक्विड का जो लेयर्स है, ये अपने पास एक लेयर होगा, दूसरा लेयर ये कोई भी इमेजिनरी लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये क्या करेंगे, इसके ऊपर फोर्स लगा रहे होंगे और ये इसके ऊपर फोर्स, दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहे होंगे, और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेंगे। तो मान लेते हैं कि ये जो हमने लेंथ लिया है, जो इमेजिनरी लाइन ली है, उसकी लेंथ किसके बराबर है, एल के बराबर, और ये फोर्स कितना एक्सर्ट कर रहे हैं, एफ फोर्स के बराबर। तो जो टी आएगा वो किसके बराबर होगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ। और टी इक्वल्स टू हम लोग मैथमेटिकली लिखे तो टी इक्वल्स टू किसके बराबर, तो एफ अपॉन एल के बराबर आ रहा होगा, ठीक है। अगर इसका ऐसा यूनिट देखे तो ऐसा यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट जो होगा न्यूटन पर मीटर हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम लोग सीजीएस यूनिट देखें, सीजीएस यूनिट, तो ये हो जाएगा डाइन पर सेंटीमीटर, डाइन पर सेंटीमीटर। अब एक बात देखो, ये जो फोर्स होता है, ये जो सरफेस टेंशन जो होगा, ये हमारा कैसी क्वांटिटी होगा, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्यों कंसिडर करते हैं, जबकि बात हम लोग कर रहे हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ की। तो वो इसीलिए क्योंकि फोर्स जो हम लोग, जो ये जो लेंथ कंसिडर करते हैं, वो हम एक इमेजिनरी लाइन कंसिडर करते हैं, यानी हमारा ये कोई लेंथ जो है वो फिक्स नहीं है कि आप किस किस लाइन के लॉन्ग ले रहे हो सकता है जैसे मान लो ये हमारा लिक्विड सरफेस है, मैंने लेंथ ऐसे कंसिडर कर लिया, हो सकता है लेंथ ऐसे कंसिडर कर ले, कुछ ऐसे कंसिडर कर ले। तो किसी भी डायरेक्शन में हम लोग ये जो इमेजिनरी लाइन ले सकते हैं। इस कारण से हमने ये बोला कि ये जो सरफेस टेंशन होगा, तो फोर्स हमारा वो फिक्स डायरेक्शन में तो होगा नहीं, तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं सरफेस टेंशन कैसी क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी। क्योंकि जो हमारा जो इमेजिनरी लाइन होगा वो कैसा होगा, वो फिक्स डायरेक्शन में नहीं होगा, इस कारण से फोर्स भी जो होगा वो भी कैसा होगा, इमेजिनरी, या जो भी हम लोग लाइन ले उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। इसीलिए हम लोग सरफेस टेंशन कैसी क्वांटिटी लेंगे, स्केलर क्वांटिटी। लिखो यहाँ पे सरफेस टेंशन के बारे में, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड, हेडिंग डाल लो सरफेस टेंशन, उसके बाद लिखो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड ड्यू टू विच, it is the property of a liquid due to which it acquires minimum surface area, it acquires minimum surface area, it acquires minimum surface area, so that it acquires minimum surface area so that its potential energy will be minimum, so that its potential energy will be minimum. Next point लिखो, it is mathematically defined as, it is mathematically defined as it is mathematically defined as the force per unit length, the force per unit length on imaginary line, force per unit length on imaginary line drawn on the surface of liquid, drawn on the surface of liquid, drawn on the surface of liquid. लिखो, it is a scalar quantity, it is a scalar quantity, it is a scalar quantity because force on the liquid molecule, force on the liquid molecule
depends upon imaginary line, depends upon imaginary line. चलो नेक्स्ट पॉइंट, एक और चीज देखो, जैसे जैसे अगर टेम्परेचर अगर हम लोग डिक्रीज करेंगे, उस केस में जो सरफेस टेंशन होता है वो लिक्विड का क्या होगा, इंक्रीज होगा। और दूसरा, अगर लिक्विड के अंदर अगर हम लोग इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, उस केस में भी सरफेस टेंशन जो होगा वो डिक्रीज होता है। ठीक है, तो लिखो यहाँ पे, ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड, on decreasing the temperature of liquid, on decreasing the temperature of liquid, on decreasing the temperature of liquid, surface tension will increase, surface tension will increase, while on adding impurity, while on adding impurity, it will decrease, while on adding impurity it will decrease। चलो नेक्स्ट, अगर एक और चीज आता है, फ्री सरफेस। फ्री सरफेस जैसे मान लो हम लोग, फ्री सरफेस का मतलब क्या होगा, जैसे हम लोग फ्री सरफेस की बात किसके लिए कर रहे होंगे, जैसे अब एक बार देखो, जैसे अगर एक लिक्विड ड्रॉप कंसिडर कर ले हम लोग, ठीक है, या एयर बबल कंसिडर कर ले, या कैविटी कंसिडर करें, तो उस केस में हम बात कर रहे होंगे फ्री सरफेस की। और जो सरफेस टेंशन होगा वो डिपेंड करता है फ्री नंबर ऑफ फ्री सरफेस के ऊपर भी। तो ये फ्री सरफेस होता क्या है कि जैसे जितना जो सरफेस होगा वो एयर के कांटेक्ट में होता है, उतना नंबर ऑफ फ्री सरफेस होगा। यानी जैसे अगर मान लेते हैं हम लोग किसके लिए कंसिडर करें, एक ड्रॉप के लिए, लिक्विड ड्रॉप अगर कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, जैसे वाटर ड्रॉप कंसिडर कर लिया, वाटर ड्रॉप कंसिडर करोगे उस केस में क्या होगा, तो अब एक बार देखो, इसके अंदर पूरा अंदर जो है वो वाटर फिल किया हुआ रहेगा, केवल और केवल एयर जो है वो बाहर वाले सरफेस पे कांटेक्ट में। तो उस केस में नंबर ऑफ फ्री सरफेस जो आएगा, नंबर ऑफ फ्री सरफेस, वो किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ फ्री सरफेस n इक्वल्स टू 1, क्योंकि केवल आउटर सरफेस जो है वो एयर के कांटेक्ट में। बाकी बात करें अगर एयर बबल की, जैसे एयर बबल अगर हम लोग कंसिडर करें, एयर बबल कंसिडर किया, उस केस में क्या होगा, अंदर भी एयर है और बाहर साइड भी एयर है। तो इस केस में नंबर ऑफ फ्री सरफेस कितना, तो 2, क्योंकि अंदर भी एयर के कांटेक्ट में और बाहर भी क्या है, एयर के कांटेक्ट में। तो इसीलिए एयर बबल जो होगा उस केस में नंबर ऑफ फ्री सरफेस कितना, 2। ठीक है, अब एक बात देखो, कैविटी अगर हम लोग कंसिडर करें, एक कैविटी हो किसी भी मटेरियल के अंदर, सपोज हमने ये ले लिया मटेरियल और इसके अंदर कोई कैविटी है, तो इसमें यहाँ बाहर जो है वो कोई मटेरियल फिल किया हुआ है, अंदर क्या है, कैविटी, अंदर क्या है, एयर। तो इस केस में नंबर ऑफ फ्री सरफेस 1 के बराबर। एक और चीज देखो, अगर लिक्विड के अंदर मान लेते हैं कि लिक्विड अगर है और उसके अंदर कोई एयर बबल प्रेजेंट है, ये हमारा क्या है, एयर बबल, लिक्विड है और उसके अंदर अगर हमारा एयर बबल प्रेजेंट है, उस केस में केवल और केवल एक सरफेस जो है, केवल अंदर वाला जो सरफेस है वो हमारा किसके कांटेक्ट में, एयर के कांटेक्ट में। तो नंबर ऑफ फ्री सरफेस यहाँ पे कितना होगा, 1। क्योंकि एक बात ध्यान रखो, यहाँ पे ये जो रहेगा अपने पास n इक्वल्स टू 1, क्यों, एक तरह से ये किसकी तरह काम करेगा, एयर ड्रॉप की तरह काम करेगा। तो अगर हमारा ये केस दिया हुआ है कि एयर बबल इनसाइड अ लिक्विड, यानी वो एयर के ड्रॉप की तरह काम करेगा। जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एक लिक्विड का ड्रॉप है, वो बाहर एयर है, तो उस केस में नंबर ऑफ फ्री सरफेस 1। वैसे ही वहां पे वो केस कैसा हो गया, एयर ड्रॉप की तरह ट्रीट करेगा, और एयर ड्रॉप इनसाइड लिक्विड, तो उस केस में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फ्री सरफेस 1। एक और बात ध्यान रखो, जो भी ये जो फोर्स लग रहा होगा हमेशा जो इमेजिनरी लाइन के परपेंडिकुलर लग रहा होगा। ठीक है, चलो लिखो यहाँ पे, अब एक फ्री सरफेस में लिखो, इट गिव्स एन आइडिया अबाउट, it gives an idea about the number of surfaces, it gives an idea about the number of surfaces which are in contact with, number of free surfaces which are in contact with air, number of free surfaces which are in contact with air। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, सरफेस एनर्जी। एक और पॉइंट इसमें लिख लो,
surface tension always acts perpendicular to the imaginary line. Surface tension always acts perpendicular to the imaginary line. क्या एक काम ऐसे कर लो, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन लिख लो, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द इमेजिनरी लाइन. फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द इमेजिनरी लाइन. चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, सरफेस एनर्जी. नेक्स्ट हेडिंग डालो, सरफेस एनर्जी. चलो अब यहां से देखो, सरफेस एनर्जी हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे. सरफेस एनर्जी, जैसे मान लो अगर कोई भी लिक्विड दिया हुआ है, ठीक है, जैसे ड्रॉप हो गया या फिर कोई भी अगर एक ऐसा दूसरे शेप में अगर लिक्विड दिया हो, तो उस केस में सरफेस एनर्जी E इक्वल्स टू क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ लिक्विड. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ लिक्विड अपॉन में क्या लिखेंगे, सरफेस एरिया. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ लिक्विड अपॉन में क्या लिखेंगे, सरफेस एरिया. ठीक है, ये हमारा क्या होगा, सरफेस एनर्जी. अब एक बात देखो, जैसे लिक्विड ड्रॉप जो होता है, जैसे जो भी रेन ड्रॉप होता है, फॉल होता है, वो हमेशा स्फेरिकल शेप का क्यों होता है. तो स्फेरिकल शेप का इसीलिए होगा क्योंकि यहाँ पे अगर देखेंगे हम लोग कि जैसे ही मान लो किसी भी गिवन वॉल्यूम के लिए अगर हम बात करें, तो गिवन वॉल्यूम के लिए जो मिनिमम सरफेस एरिया होता है वो होता है स्फेयर का. ठीक है, जैसे मान लो अगर आपको 2 मीटर क्यूब का वॉल्यूम अगर एडजस्ट करना हो, तो कैसा शेप लोग हो सकता है कि वो क्यूब के शेप में कर सकते हैं, क्यूबॉइड के शेप में, सिलेंडर के शेप में, स्फेयर के शेप में. अब 2 मीटर क्यूब हमें वॉल्यूम एडजस्ट करना है, तो कोई भी शेप ले सकते हैं. जब अगर आप कोई भी शेप लोगे तो सबसे कम जो वॉल्यूम होता है, सॉरी कम जो सरफेस एरिया होता है किसी भी गिवन वॉल्यूम को एडजस्ट करने का, तो वो हमारा किसके अंदर होता है, स्फीयर के अंदर. यानी 2 मीटर क्यूब वॉल्यूम अगर आप एडजस्ट करोगे, तो अगर एक स्फीयर के अंदर एडजस्ट कर रहे हो, तो वो सबसे कम एरिया कंसिडर करेगा या कम एरिया जो रहेगा वो एक्वायर करेगा. तो इसीलिए कोई भी अगर जैसे सरफेस टेंशन जो सरफेस पे जो उसके कारण जो फोर्स लग रहा होगा, उसके कारण जो एयर ड्रॉप सॉरी जो लिक्विड ड्रॉप होगा, वो किस शेप में एक्वायर, किस शेप को एक्वायर कर लेता है, तो एक स्फेरिकल शेप को एक्वायर कर लेगा. ठीक है, वो किसके कारण होता है, सरफेस टेंशन के कारण. ताकि मिनिमम सरफेस एरिया अगर हो, तो मिनिमम सरफेस एरिया हो तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, लिक्विड. जैसे यहां से देखो सरफेस एनर्जी E इक्वल्स टू क्या होगा, E इंटू सरफेस एरिया इक्वल्स टू किसके बराबर, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ लिक्विड. अगर सरफेस एरिया मिनिमम, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ लिक्विड भी क्या होगा, मिनिमम. और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ लिक्विड मिनिमम होगा तो उस केस में वो ज्यादा स्टेबल रहेगा. ठीक है, चलो यहां से अगर देख लेते हैं E इक्वल्स टू, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर, तो पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट कितना, जूल, और अपॉन में कितना, मीटर स्क्वायर. तो ऐसा यूनिट जो आएगा वो किसके बराबर, तो जूल पर मीटर स्क्वायर होगा. ठीक है, अब ये हम लोग देखते हैं इसका रिलेशन देखना है किसके साथ, तो सरफेस टेंशन के साथ. तो मान लेते हैं कि सबसे पहले एक ऐसा रेक्टेंगुलर फिल्म हम लोग फॉर्म कर रहे हैं. जैसे अगर मान लो देखा होगा आपने कि एक ऐसा हमने इस तरीके का एक रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर ले लिया, किसी भी लिक्विड के अंदर मर्ज करके बाहर निकालते हैं, तो यहाँ पे एक लेयर बन जाता है उस पर्टिकुलर लिक्विड का. यही हमारा क्या होता है, इसी को बोलते हैं रेक्टेंगुलर फिल्म, या जैसे अगर लिक्विड का एक फिल्म बोल देते हैं. ठीक है, यहाँ पे किस शेप का बन रहा है, रेक्टेंगल के शेप का. अब एक बार देखो कि मान लेते हैं ये वाली लेंथ किसके बराबर है, L के बराबर. एक ऐसा फिल्म यहाँ पे बना हुआ है. मैंने क्या बताया था कि जैसे ही अगर आप कोई भी, जैसे अगर एयर ड्रॉप लो या लिक्विड ड्रॉप लो या एयर बबल लो, उस केस में जितने फ्री सरफेस होंगे, उन सारे सरफेस पे सरफेस टेंशन के कारण फोर्स लग रहा हो. अब एक बात सोचो, यहाँ पे ये जो रेक्टेंगुलर फिल्म जो एक बन रहा है लिक्विड का, उसमें कितना सरफेस एयर के कांटेक्ट में, एक या दो. मैंने क्या किया है, एक ऐसा रेक्टेंगुलर ये फिल्म ले लिया है, यहाँ पे रेक्टेंगुलर ये शेप ले लिया, उसके अंदर एक सोप फिल्म बना हुआ है या लिक्विड का एक फिल्म बना हुआ है. इसमें अब एक बार बताओ कितने सरफेस एयर के कांटेक्ट में, एक या दो,
कितने सरफेस एयर के कांटेक्ट में, एक बात ये सोचो, कितने सरफेस हैं, कितने सरफेस एयर के कांटेक्ट में, दो हैं भाई। एक बात देखो, जैसे मान लो हमने ऐसा फिल्म बना दिया तो इसके ऊपर भी एयर और नीचे भी एयर, तो उस केस में यहाँ पे भी अपने पास नंबर ऑफ फ्री सरफेस कितने हो जाएंगे, दो। इस केस में मान लो मैं अगर एक एफ फोर्स एग्जर्ट कर रहा हूँ इसके ऊपर, ठीक है, एक यहाँ पे एक ऐसा रॉड टाइप यहाँ भी लगा हुआ है ताकि एक फिल्म बन सके। अब एक बात देखो, मैंने क्या किया इसके ऊपर, तो इसके ऊपर मैं एक एफ फोर्स एग्जर्ट कर रहा हूँ। ध्यान से देखो, यहाँ पे सरफेस टेंशन के कारण फोर्स ऊपर वाले पे भी लगेगा और इसके नीचे वाले पे भी लगेगा। तो टोटल फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, मान लो इसके इस लिक्विड जिसका फिल्म हमने फॉर्म किया उसका सरफेस टेंशन कितना है, टी के बराबर। तो उस केस में जो सरफेस टेंशन के कारण फोर्स लगेगा, फोर्स ड्यू टू किसके कारण, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन किसके बराबर आएगा, तो F इक्वल्स टू एफ नॉट, मान लेते हैं इसको, एफ नॉट इक्वल्स टू किसके बराबर, तो यहां से देखो, तो T इक्वल्स टू हमने डिफाइन कैसे किया था, फोर्स पर यूनिट लेंथ। यहाँ पे कितना लगेगा, एफ नॉट इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, T इंटू एल। यहाँ पे सरफेस टेंशन T है, लेंथ L है, तो कितना लगेगा, T इंटू एल के बराबर। क्लियर। लेकिन कितने सरफेस पे लगेगा, एक तो ऊपर और दूसरा कहाँ पे, नीचे। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, एफ नॉट इक्वल टू 2 इंटू टी इंटू एल के बराबर। क्या ये क्लियर हुआ सभी को, ये बताओ। क्या एफ नॉट इक्वल टू, मैंने जो ये बता रखा है कि सरफेस टेंशन के कारण फोर्स जितने फ्री सरफेस होंगे उतनी जगह पे लगेगा, तो मैं यही बोल रहा हूँ कि यहाँ पे कितने फ्री सरफेस, दो। तो यहाँ पे टी इंटू एल, एक ऊपर वाले पे और एक टी इंटू एल नीचे वाले पे। क्लियर सभी को भाई। चलो अब यहां से देखो, तो 2 इंटू टी इंटू एल लगेगा इस डायरेक्शन में। मान लो मैंने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया और एक्सटर्नल फोर्स लगा करके इसको काफी स्लोली मूव करा रहे हैं राइट डायरेक्शन में, स्लोली मूव करा रहे हैं। कितने से मैंने मूव करा दिया इसको, ये जो वायर है इसको कितने से, तो डी एक्स से मूव करा दिया। कितने से मूव करा दिया, डी एक्स से। तो डी एक्स से अगर मूव कराया तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर, स्लोली मूव करा रहे हैं भाई यहाँ पे, वर्क डन किसके बराबर, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स अगर देखे, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स, तो डी डब्ल्यू इक्वल्स टू किसके बराबर, तो एफ एक्सटर्नल इंटू कितना, डी एक्स के बराबर। यही आ रहा होगा, एफ एक्सटर्नल इंटू कितना, डी एक्स, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इधर ही डिस्प्लेसमेंट हुआ है, थीटा कितना, 0। चलो डी डब्ल्यू इक्वल्स टू हो गया एफ एक्सटर्नल इंटू डी एक्स। अगर मैं इसको स्लोली मूव करा रहा हूं, तो स्लोली मूव कराने के कारण क्या मैं कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा हूं, एफ नॉट के बराबर। अगर मैं स्लोली मूव कराऊं तो जितना एक्सटर्नल फोर्स उतना ही कितना, एफ नॉट। तो इसको मैं ऐसे लिख दूंगा, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू कितना, एफ नॉट इंटू कितना, डी एक्स। और एफ नॉट की वैल्यू किसके बराबर, तो 2 TL इंटू कितना आएगा, डी एक्स। यही हमारा किसके द्वारा होगा, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स। और क्या इसको डेल्टा यू लिख सकते हैं, डेल्टा यू लिखेंगे। अब एक बात देखो कि ये फिल्म ऐसे बना हुआ था, अगर आपने इसको ज्यादा स्ट्रेच किया तो क्या इसकी पोटेंशियल एनर्जी में भी चेंज आएगा, हाँ या ना। मैंने अगर इस फिल्म को स्ट्रेच किया तो और ज्यादा अगर स्ट्रेच हुआ तो क्या पोटेंशियल एनर्जी में भी चेंज आएगा, क्या आएगा, ये चीज बताओ फटाफट बोलो, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा कि नहीं। अगर मैं किसी भी चीज को स्ट्रेच कर रहा हूँ उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ेगी, और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इक्वल्स टू मैं क्या लिखूंगा, डेल्टा यू। और इसी डेल्टा यू को मैं क्या लिखूंगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ लिक्विड सरफेस को क्या लिखूंगा, ई इंटू चेंज इन सरफेस एरिया। ई इंटू मैं क्या लिखूंगा, डेल्टा ए के बराबर, और ई इंटू डेल्टा ए आएगा, यानी जो सरफेस एरिया में जो चेंज आएगा, तो यहां से देखो ये वाला एरिया जो आया वही चेंज हुआ, तो L इंटू डी एक्स ऊपर और L इंटू डी एक्स नीचे, दोनों कंसीडर करेंगे। ये चीज ध्यान से समझ लेना, जब भी आपका सरफेस टेंशन वाला पार्ट है, जितने फ्री सरफेस देखो हर चीज में चेंज उन दोनों के हिसाब से कंसीडर करना है। क्योंकि जो सरफेस एनर्जी जो आएगी, चेंज आएगी, वो ऊपर के स्ट्रेचिंग फोर्स के कारण भी चेंज होगा और नीचे के स्ट्रेचिंग फोर्स के कारण। तो टोटल चेंज इन एरिया जो होगा वो किसके बराबर, तो यहां से देखो ऊपर जो सरफेस होगा L इंटू डी एक्स का चेंज, नीचे भी L इंटू डी एक्स, तो क्या लिखेंगे, E इंटू 2L इंटू कितना, डी एक्स। फाइनली यहां से अगर सॉल्व करोगे तो T इक्वल्स टू किसके बराबर, E, और T इक्वल्स टू ये आ गया, यानी ये किसके बराबर। तो अब एक बार देखो,
पोटेंशियल एनर्जी जो लिक्विड का होगा वो किसके बराबर होगा, तो वर्क डन ड्यू टू सरफेस टेंशन अपॉन में कितना, एरिया। ये हमारा रिलेशन होगा कि जो सरफेस टेंशन होता है वो सरफेस एनर्जी के बराबर होगा, और वो किसके बराबर, तो वर्क डन ड्यू टू सरफेस टेंशन फोर्स अपॉन में कितना, एरिया के बराबर। क्लियर हुआ ये चीज, ये बताओ क्लियर हुआ, फटाफट बोलो जल्दी से, किसी को कोई डाउट इसमें। बेटा थोड़ा तुम लोग एक्टिव रहा करो यार, तुम लोग ऐसे ले करके बैठे हो मत करो। वर्क डन वाला दोबारा, वर्क डन में जैसे मैं एक बात बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक रेक्टेंगुलर फिल्म सोप जो कोई भी लिक्विड का फिल्म बना लिया हमने, इसका सरफेस टेंशन टी। अब इस कारण से एक सरफेस टेंशन के कारण फोर्स लगे ऊपर वाले लेयर पे और एक नीचे वाले पे, कितना लगेगा भाई, तो टी इंटू एल ऊपर और टी इंटू एल नीचे, 2T/L लग रहा होगा। बाहर इधर एक्सटर्नल फोर्स मैंने स्लोली मूव कराया, तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स कितना, एफ एक्सटर्नल इंटू डी एक्स। स्लोली मूव करा रहे हैं तो जितना सरफेस टेंशन के कारण फोर्स उतना ही एक्सटर्नल फोर्स, तो एक्सटर्नल फोर्स एफ नॉट इंटू डी एक्स 2TL इंटू डी एक्स। ये जो आएगा जैसे ही मैं इसको और स्ट्रेच करूंगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा, और पोटेंशियल एनर्जी में चेंज को मैं क्या लिखूंगा कि वर्क डन ड्यू टू किसके कारण, सरफेस टेंशन फोर्स। और यही क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी को, तो इसमें चेंज ले रहे हैं तो ई इंटू कितना, सरफेस एनर्जी एरिया में चेंज, तो ई इंटू डेल्टा, और डेल्टा ए क्या लिख दूंगा मैं, 2L इंटू डी एक्स। फाइनल जो एक्सप्रेशन आएगा टी इक्वल्स टू सरफेस एनर्जी और इक्वल्स टू वर्क डन ड्यू टू सरफेस टेंशन अपॉन में कितना, एरिया। क्लियर। तो यहां से एक चीज और ध्यान रखना, जो सरफेस टेंशन की यूनिट होगी वो हम ये भी लिख सकते हैं कि जूल पर मीटर स्क्वायर भी हो जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है भाई, ये हो गया। चलो अब यहां से देखो भाई, एक सवाल लिखो, इसका स्क्रीनशॉट लो एक बार फटाफट, इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। चलो अब यहां से देखो, एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है यहां से मान लो अपने पास एक लिक्विड हमने लिया, और इस लिक्विड के ऊपर एक पिन ले लिया हमने, जैसे जो जो नेल टाइप का होता है ना, वो नेल हमने क्या किया है, जिसका क्रॉस सेक्शन, जैसे ये मान लो नेल है, तो ये क्या होता है, ऐसे ही शेप का होता है, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा चौड़ा होता है, धीरे धीरे पतला होते जाता है। तो अब एक बार देखो, इसको हमने क्या कर लिया, इसके सरफेस के ऊपर रख दिया, तो ये सरफेस के ऊपर रखोगे तो कुछ ऐसा शेप बनाता है, ये थोड़ा सा नीचे डिप होकर के और रेस्ट पे रहता है। एक्चुअल में हम लोग जैसे ही नेल को ड्रॉप रखते हैं लिक्विड के ऊपर, तो उस केस में ये हो ऐसे जाता है कि सीधा सीधा अंदर चला जाता है, होता तो ऐसे ही है, लेकिन उस केस में सरफेस टेंशन फोर्स उतना ज्यादा नहीं होता है। लेकिन अगर थोड़ा ऐसे देखो कि अगर मान लो आपने जैसे इसको थोड़ा फील करना है, तो इस तरीके से कंसिडर करोगे कि अगर जो मिल्क होता है ना, जैसे ही अगर मान लो अगर गर्म करके थोड़ी देर रख देते हैं, तो उसके ऊपर एक लेयर जम जाता है, ठीक है, लेयर जम जाता है। सरफेस टेंशन के साथ कैसे रिलेट किया, सरफेस टेंशन, अब एक बार देखो ना, वही तो निकाला था मैंने कि 2T/L/dx, ये वर्क डन था, और इक्वल्स टू कितना आया था, तो E इंटू डेल्टा है, और डेल्टा ई की वैल्यू किसके बराबर, तो 2L/dx के बराबर, तो यहां से ये कैंसिल आउट हो गया, तो T इक्वल्स टू ई ही तो आया था भाई, ठीक है। चलो, तो मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे अगर मान लो उसके ऊपर अगर वो एक लेयर जमता है, तो उसके ऊपर आप छोटा सा एक हल्का सा, अगर एक कोई भी अगर एक इतनी लेंथ का अगर रॉड रख दो, या बिल्कुल हल्का सा, ठीक है, तो वो उसके ऊपर रेस्ट पे रह जाता है। अगर काफी मोटी लेयर जमी हुई है, तो उस केस में अगर पतली सी किल रखोगे तो वो भी रेस्ट पे रह जाता है। वही केस है वहां पे सरफेस टेंशन थोड़ा ज्यादा होगा, ज्यादा स्ट्रेच हो रहा है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि एक नेल रखा हुआ हमने, और ये नेल अंदर की तरफ है, मतलब हमने ये जो रखा है वो कुछ इस तरीके से रखा है, ठीक है। अब ये जो है उस केस में हमें बता रहा है कि इसके ऊपर रेस्ट पे है, तो लिखो क्वेश्चन, फाइंड द मैक्सिमम मास ऑफ द नेल, फाइंड द मैक्सिमम मास ऑफ द नेल that can float on that can float on
वाटर सरफेस, दैट कैन फ्लोट ऑन वाटर सरफेस। देखो यार भाई, अब यहां से देखो, ये नेल हमने रखा तो इसके ऊपर जो सरफेस टेंशन लग रहा होगा, अब यहां से देखो ये जो सरफेस टेंशन लग रहा होगा वो लिक्विड पहले ऐसे था, यहां से देखना, ध्यान से समझना इस चीज को, डायरेक्शन वगैरह ढंग से समझना। ये ऐसे लिक्विड का लेयर था, ये हमने नेल रखा, तो ये नेल जैसे ही रखा तो ये ऐसे थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा, थोड़ा सा ऐसे इंक्लाइंड हो जाएगा, तो ये वाला सरफेस ऐसे खींचेगा और ये वाला सरफेस ऐसे। ये बताओ भाई, डायरेक्शन क्लियर हुआ क्या? इसके ऊपर सरफेस टेंशन टी ऐसे और इस वाले के ऊपर सरफेस टेंशन टी ऐसे हो गया। क्लियर हुआ ये चीज भाई? बताओ। मैंने ये मान रखा है कि पहले ये लिक्विड का लेयर ऐसे एकदम स्ट्रेट है, ये हॉरिजॉन्टल है बिल्कुल, जैसे ही लिक्विड ये नेल रखा आपने, ये थोड़ा सा ऐसे इंक्लाइंड हो जाएगा, तो ये वाला ऐसे टिल्ट करे, खींचेगा इसको, और ये ऐसे खींच रहा होगा। क्लियर हुआ ये चीज? फटाफट बोलो, क्लियर हुआ? चलो, तो यहां से अब एक बार देखो, तो इस वाले पे नीचे की तरफ एक कौन सा लग रहा होगा फोर्स? एम जी के बराबर। कितना फोर्स लग रहा होगा? एम जी के बराबर, हाँ है ना? अब एक बात सोचो कि अगर इसकी लेंथ कितनी है? एल के बराबर। जैसे अब मान लो यहाँ पे अगर देखे टी इंटू एल जो होता है वही फोर्स होता है, तो यहाँ अगर इसकी लेंथ एल है तो ये पूरा हर जगह लग रहा होगा, तो कितना लिखेंगे? सरफेस टेंशन टी इंटू ये वाली पूरी लेंथ, तो कितनी? और ये मान लेते हैं कि ये कितना एंगल फॉर्म कर रहा है? थीटा के बराबर। थीटा के बराबर, तो उस केस में क्या आएगा? 2t cos थीटा इंटू कितना आ जाएगा? एल के बराबर। ये पूरी लेंथ कितनी है? एल। ये किसको बैलेंस कर रहा होगा? एम जी को। यहां से हम एम को क्या लिखेंगे? एम इक्वल्स टू 2t cos थीटा एल अपॉन में कितना? जी। और फाइनली अगर देखें तो एम जो होगा वो हमारा मैक्सिमम कब होगा? एम जो होगा मैक्सिमम कब होगा? जब cos थीटा मैक्सिमम, यानी थीटा किसके बराबर? 0। तो एम इक्वल्स टू किसके बराबर? 2t l अपॉन में कितना? जी के बराबर। फटाफट नोट कर लो, जल्दी से स्क्रीन शॉट लो इसको। क्लियर हुआ ये चीज? फटाफट बोलो, क्लियर हो गया ये चीज? चलो, अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पे कि एक क्वेश्चन और लिखो। इफ अ नंबर ऑफ लिटिल ड्रॉप्स, if a number of little droplets, if a number of little droplets of surface tension T, if a number of little droplets of surface tension T and radius small r, and radius small r, and radius small r combine to form single drop of radius capital R, combine to form single drop of radius capital R, combine to form single drop of radius capital R. Then find the change in energy. Then find change in energy. चलो, अब यहां से देखो, अब इसमें क्या दिया हुआ है कि हमारे पास, मान लो एक काम करो, एन ड्रॉप हम लोग ले रहे हैं, ठीक है? एन ड्रॉप जिनका रेडियस किसके बराबर है? स्मॉल आर। एक ऐसा एन ड्रॉप है, इन सबका रेडियस कितना है? स्मॉल आर के बराबर। और ऐसे एन ड्रॉप्स लिए हमने, और सबका सरफेस टेंशन कितना है? टी के बराबर, ठीक है? अब ये सारा कंबाइन होकर के क्या फॉर्म कर रहे हैं? तो एक लार्जर ड्रॉप फॉर्म कर रहे हैं जिसका रेडियस किसके बराबर? कैपिटल आर के बराबर। एक लार्जर ड्रॉप फॉर्म कर रहे हैं जिसका रेडियस किसके बराबर है? कैपिटल आर के बराबर। अब एक बार देखो, यहाँ पे हमें चेंज इन एनर्जी निकालनी है, यानी जो एनर्जी में चेंज होगा वो रिलीज होगा, ठीक है? तो अब एक बार देखो, यहाँ पे इसका सरफेस टेंशन तो टी रहेगा, वो तो लिक्विड की प्रॉपर्टी है। तो यहां से टी इक्वल्स टू हमने क्या लिखा था? ई, और ये किसके बराबर? डेल्टा डब्ल्यू अपॉन में कितना? ए के बराबर, यही आएगा। यानी जो वर्क डन होगा वही किसके बराबर? क्या चेंज इन एनर्जी होगा? ये मैंने वर्क डन किसके द्वारा लिया था? सरफेस टेंशन फोर्स, सरफेस टेंशन के फोर्स के कारण।
तो डेल्टा जो भी ये एनर्जी, ये वर्क डन होगा वो किसके बराबर होगा, चेंज इन एनर्जी के बराबर। तो यहां से वर्क डन इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, क्या टी इंटू कितना, डेल्टा ए के बराबर। क्या ये पार्ट क्लियर हुआ सभी को, हाँ या ना, ये बताओ। टी इंटू कितना लिखोगे, क्या डेल्टा ए के बराबर लिखोगे ये चीज। चलो अब यहां से देख लेते हैं, पहले का सरफेस टेंशन सेम, पहले का एनर्जी, पहले का एरिया देखो, बाद का एरिया लिखो, दोनों सब्ट्रैक्ट करो, आंसर आएगा। तो ए इनिशियल जो आएगा, ए इनिशियल किसके बराबर, तो 4 पाई आर स्क्वायर सरफेस एरिया इनटू, मान लेते हैं कितना, एन ड्रॉप। फाइनल सरफेस एरिया लिखना है तो कितना, 4 पाई इंटू कितना, कैपिटल आर स्क्वायर के बराबर। अब हमें स्मॉल आर और कैपिटल आर में रिलेशन चाहिए, तो क्या लिखेंगे कि 4/3 पाई इंटू कैपिटल आर क्यूब, वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा, 4/3 पाई इंटू कैपिटल आर क्यूब किसके बराबर, तो n टाइम्स ऑफ कितना, 4/3 पाई इंटू स्मॉल आर क्यूब, 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल आउट, r इक्वल्स टू आर इंटू n टू द पावर माइनस ऑफ 1/3, यही आ रहा होगा। r इंटू कितना हो जाएगा, n टू द पावर माइनस ऑफ 1/3 के बराबर, बस यहाँ पे पुट करो। तो 4 पाई इंटू आर स्क्वायर, तो 4 पाई इंटू, एक मिनट, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, आर की वैल्यू, कैपिटल आर की वैल्यू निकालनी है। तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन की पावर 1/3 इंटू आर के बराबर। आर की वैल्यू पुट करो, आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो आर टू दी पावर, आर स्क्वायर इक्वल टू एन टू दी पावर 2/3 इंटू आर स्क्वायर के बराबर। फाइनल जो वैल्यू आएगी, तो डेल्टा वर्क डन इक्वल्स टू किसके बराबर, तो डेल्टा यू, यही चेंज इन एनर्जी होगी, यानी ए इनिशियल माइनस ऑफ ए फाइनल कर लेते हैं, ए टी इंटू डेल्टा ए, तो चलो ए फाइनल माइनस ऑफ कितना, ए इनिशियल, नेगेटिव आया यानी रिलीज होगा, और अगर पॉजिटिव आया तो एब्जॉर्ब होगा। तो टी इंटू क्या लिखेंगे, एक बार देखो, 4 पाई दोनों में कॉमन है, आर स्क्वायर भी कॉमन है, कॉमन ले लेते हैं, टी इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू क्या लिखेंगे, तो ये आएगा अपने पास n टू द पावर 2/3 माइनस ऑफ n के बराबर। और यहां से अगर देखें n टू द पावर 2/3 माइनस ऑफ कितना, n के बराबर, यही आ रहा होगा। तो फाइनली डेल्टा u की जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर, तो एक मिनट, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एन ले लिया हमने, n इंटू 4/3 पाई, ये सही है, n की पावर 1/3, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर मतलब कितना हो गया, आर की पावर 2/3 आर स्क्वायर, सही है। डेल्टा ए को क्या लिख सकते हैं, n टू द पावर 2/3 माइनस n, तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, टी इंटू, यही हमारा आंसर होगा। और एक बार देखो, n की पावर 1 और n की पावर 2/3, उसमें n की पावर 2/3 जो कैसा है, n की पावर 2/3 लेस देन किससे है, n से, यानी डेल्टा u क्या होगा, नेगेटिव, यानी एनर्जी जो होगी वो डिक्रीज हो रही होगी। यानी फाइनली हम ये बोल सकते हैं कि एनर्जी क्या होगा, कि जैसे ही वो सारे अगर कंबाइन होंगे तो एनर्जी जो होगा वो रिलीज होगा, एनर्जी रिलीज हो जाएगा। ठीक है, चलो क्लियर, यहां तक क्लियर हो गया, ये बताओ भाई। चलो फटाफट नोट करो एक बार। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, एंगल ऑफ कांटेक्ट। नेक्स्ट हेडिंग डालो, एंगल ऑफ कांटेक्ट। अब एक बात देखो, एंगल ऑफ कांटेक्ट की जब बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये हमारा क्या होता है, जैसे ही अगर आप लिक्विड को किसी भी कंटेनर के अंदर पुट करते हो, जैसे मान लिया हमने
ये 3 कंटेनर ले रहे हैं, तीनों में हम लोग अलग अलग लिक्विड फिल कर रहे हैं। अब इस केस में होता क्या है कि जो लिक्विड का जो टॉप सरफेस होता है वो इस कंटेनर के साथ अलग अलग शेप फॉर्म करता है। ठीक है, जैसे मान लो अगर इस कंटेनर के अंदर हमने लिक्विड फिल किया, तो 3 तरीके का शेप पॉसिबल होता है। एक हमारा कुछ इस तरीके का शेप हो सकता है, या फिर कुछ ऐसा शेप हो जाएगा, या फिर कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल होगा। ठीक है, ये 3 तरीके का शेप पॉसिबल है। जैसे ही अगर आप लिक्विड को किसी भी कंटेनर के अंदर फिल करोगे, अलग अलग लिक्विड जो है वो अलग अलग शेप फॉर्म करेगा। ठीक है, ये हमेशा होता है। भले अगर जैसे मान लो अपने पास होता क्या, जैसे अगर बॉटल के अंदर आप पानी भरना, ठीक है, उस केस में देखना कि कुछ ऐसा, जैसे टॉप लेयर अगर देखोगे तो कुछ ऐसा बिल्कुल हल्का सा रहता है, एकदम से ज्यादा कर्व्ड नहीं रहता है, लेकिन जो बॉटल का जो टॉप मोस्ट पॉइंट होता है वहां पे जो वाटर है वो कुछ इस तरीके का शेप फॉर्म करता है। ये जो शेप फॉर्म होता है इसको हम लोग बोलते हैं मेनिस्कस। इसको हम लोग बोलते हैं शेप ऑफ मेनिस्कस। कि ये हमारा कौन सा हो गया, कॉनकेव शेप हो जाता है, इसको हम बोलते हैं कॉनकेव शेप का मेनिस्कस। इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स। और ये तो हमारा कौन सा हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा एक तरह से, ना तो ये कॉनकेव है ना ही कॉन्वेक्स है, यानी फ्लैट सरफेस होगा। ठीक है, फ्लैट हो जाएगा शेप ऑफ मेनिस्कस। अब एक बात देखो, यहां से जो एंगल ऑफ कांटेक्ट की जो मैं बात कर रहा हूं, ये एंगल ऑफ कांटेक्ट होता क्या है कि जो टेंजेंट होता है, जैसे ये हमारा हो गया टेंजेंट, ये जो मेनिस्कस का जो टेंजेंट होता है वो इस कंटेनर के साथ जितना एंगल फॉर्म करता है वो हमारा क्या होता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट। इस थीटा को हम क्या बोल रहे होंगे, एंगल ऑफ कांटेक्ट। यहां से अगर देखें तो ये जो कंटेनर सॉरी जो शेप ऑफ मेनिस्कस है वो इस कंटेनर के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, थीटा, तो ये हमारा क्या होगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट। और यहां से देखें तो इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करें, यही आएगा। तो इस केस में हमारा एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा जो है वो हमारा एक्यूट एंगल, और ये थीटा जो है वो एंगल ऑफ कांटेक्ट। थीटा इसके लिए क्या है, एक्यूट एंगल। यहाँ पे थीटा जो है वो कैसा है, ऑब्ट्यूस एंगल। और थर्ड केस जो ले रहे हैं वहां पे थीटा किसके बराबर है, 90 डिग्री। ठीक है भाई। अब एक बात देखो, ये थीटा हमारा एक्यूट, इसके लिए ऑब्ट्यूस, और ये 90 डिग्री। जब हमारा कैसा बनेगा, कॉनकेव तो एक्यूट, कॉन्वेक्स ऑब्ट्यूस, और थीटा 90 डिग्री यानी फ्लैट सरफेस। ठीक है, चलो अब यहाँ पे पहले लिख लो इसके बारे में, एंगल ऑफ कांटेक्ट के बारे में एक लाइन लिखो। एंगल ऑफ कांटेक्ट के बारे में एक लाइन लिखो, द एंगल मेड बाय the tangent of meniscus, the angle made by the tangent of meniscus of the liquid at the point of contact, the angle made by the tangent of meniscus of the liquid at the point of contact with container, at the point of contact with container is called angle of contact, is called angle of contact. Is called angle of contact. अब एक बात देखो, यहाँ पे ये जो शेप ऑफ मेनिस्कस होता है वो डिपेंड किस पे करता है, तो देखो यार, ये जैसे मान लो दो फोर्स जो मैंने कल बताया था कि एक कोहेसिव और दूसरा कौन सा, यहां से लिख लो एक बार, द एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट sorry the angle made by the tangent of the meniscus of the liquid at the point of contact with container is called angle of contact. ठीक है भाई। अब एक बात देखो, ये जो शेप ऑफ मेनिस्कस होता है वो डिपेंड करता है किस बात पे, कि हमारा जो जो कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स का जो रिजल्टेंट है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, जैसे अब एक बात देखो, 3 केस हम लोगों ने जो कंसिडर किया है, ये आप डायग्राम बना लेना, इसके बाद एक सेपरेट डायग्राम बनाना इसके लिए। देखो यार, जो
एडहेसिव फोर्स लगेगा वो हमेशा जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा कंटेनर का उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगा। ये हमारा कौन सा एडहेसिव फोर्स। और जो कोहेसिव फोर्स लगता है वो हमेशा इसके साथ 45 डिग्री के एंगल पे फॉर्म करता है। ये जो कोहेसिव फोर्स लगेगा वो हमेशा कंटेनर के साथ कितना एंगल फॉर्म करेगा, ये 45 डिग्री का एंगल। ठीक है, ये हमारा कौन सा हो गया एफ सी। और ये कितने एंगल पे लगेगा 45 डिग्री का केस। ठीक है, अब एक बात देखो, यहाँ पे एक केस पॉसिबल ये है, थोड़ा ज्यादा ही बड़ा बना दिया यहाँ पे। अब एक बात यहाँ पे भी हम लोग देखें तो ये कौन सा होगा, एफ ए फोर्स इधर लग रहा होगा और जो कोहेसिव फोर्स लग रहा होगा वो इससे 45 डिग्री के एंगल पे। इस वाले में भी एडहेसिव फोर्स इधर लग रहा होगा और कोहेसिव फोर्स यहां से 45 डिग्री के एंगल पे लग रहा होगा। ठीक है, अब एक बात देखो, इस वाले केस में अगर हम बात करें तो जो एफ ए होगा, एफ ए, अब पॉसिबिलिटी क्या क्या है यहाँ पे कि एक केस में यहाँ पे एफ सी के दो कंपोनेंट, एफसी के दो कंपोनेंट कौन कौन सा, एक यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन में और दूसरा कौन सा हॉरिजॉन्टल। जो हॉरिजॉन्टल होगा वो एफ सी बाई रूट टू, वर्टिकल होगा वो भी कितना एफ सी बाई रूट टू, दोनों होगा ये चीज। अब मान लो कि ये हमारा अगर किसी भी पॉइंट पे देखें तो यहाँ पे दो फोर्स कौन सा आएगा एफ सी बाई रूट टू आएगा और एक इधर कंपोनेंट कौन सा एफ सी बाई रूट टू आएगा और एक इधर के डायरेक्शन में कौन सा एफ ए आ रहा होगा। ठीक है, अब एक बार देखो तीन पॉसिबिलिटी यहाँ पे, एक कि एफ ए जो है वो ग्रेटर देन हो जाए एफ सी बाई रूट टू से, दूसरा केस ये एफ सी बाई रूट टू एफ ए से ज्यादा हो जाए और तीसरा ये दोनों बराबर हो जाए। पहला केस क्या पॉसिबल है कि एफ ए इज ग्रेटर देन एफ सी बाई रूट टू, दूसरा केस एफ सी बाई रूट टू इज ग्रेटर देन एफ ए और तीसरा केस जब दोनों बराबर हो जाए। अब यहां से देखो जो हमारा कॉनकेव जो रिजल्टेंट होगा इन दोनों का उसके परपेंडिकुलर होता है हमारा शेप ऑफ मेनिस्कस। जो कर्वेचर बनेगा वो हमेशा जो भी रिजल्टेंट आएगा उसके परपेंडिकुलर बनेगा। तो केस एक मानते हैं कि जब हमारा एफ ए ग्रेटर देन किससे हो जाए एफ सी बाई रूट टू के, एफ ए ग्रेटर देन किससे एफ सी बाई रूट टू के, इस केस में जो अगर ये ज्यादा हो गया इससे तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या इधर की तरफ, हाँ ना, एफ ए और एफ सी बाई रूट टू के केस में देखिए अगर एफ ए ग्रेटर देन एफ सी बाई रूट टू तो उन दोनों का रिजल्टेंट किधर की तरफ, एक इस डायरेक्शन में आ रहा होगा, ये कौन सा होगा एफ ए और एफ सी बाई रूट टू का, और दूसरा कौन सा एफ सी बाई रूट टू इधर की तरफ। इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ इधर के डायरेक्शन में आएगा, यानी नेट फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। और नेट फोर्स अगर इस डायरेक्शन में लग रहा है तो उस केस में जो शेप ऑफ मेनिस्कस होगा वो कैसा होगा, ये कॉनकेव शेप का। अगर रिजल्टेंट एफ नेट हमारा अगर इधर की तरफ लग रहा है एफ नेट, तो उस केस में हमारा जो शेप ऑफ मेनिस्कस होता है वो कैसा होता है परपेंडिकुलर टू कॉनकेव शेप का। और ऐसा शेप जो भी लिक्विड फॉर्म करेगा वो कैसा लिक्विड होता है, वेटिंग लिक्विड। वेटिंग लिक्विड का मतलब क्या होगा, अगर उसके अंदर वो लिक्विड अगर उस कंटेनर के अंदर आप पोर करोगे या फिल करोगे तो वो जो जैसे ही अगर आप पानी बाहर निकालोगे या लिक्विड बाहर निकालोगे तो वो उस कंटेनर के ऊपर चिपके हुए रहेंगे। जैसे मान लो हम लोग देखते हैं ग्लास के अंदर क्या होता है वाटर फिल करते हैं, वाटर फिल करते हैं तो उस केस में जैसे ही पानी निकालते हैं तो ग्लास से थोड़े कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स चिपके हुए रहते हैं। वो इसीलिए रहता है, ये शेप हमारा कौन सा होता है कॉनकेव शेप रहता है। देखना आप जब भी अगर कंप्लीट एक बॉटल को पूरा पानी बॉटल में पूरा भर देना पानी, फिर देखोगे कि ये शेप जो रहेगा मेनिस्कस का वो कुछ ऐसा शेप बनाता है, बहुत ज्यादा कर्व नहीं रहता है, बिल्कुल हल्का सा रहता है। ठीक है, ये हमारा कैसा हो जाएगा वेटिंग लिक्विड। कब, जब एडहेसिव फोर्स का एक कंपोनेंट किससे ज्यादा हो जाए कोहेसिव फोर्स से। चलो दूसरा केस देखते हैं कि अगर मान लो एफ सी बाई रूट टू जो हो वो ग्रेटर देन हो जाए किससे एफ ए से, एफ सी बाई रूट टू क्या हो जाए ग्रेटर देन एफ ए से, यानी इन दोनों का रिजल्टेंट इधर की तरफ, लो ये हमने बना दिया, और एक नीचे की तरफ इनका रिजल्टेंट कुछ ऐसा आ रहा होगा एफ नेट। अगर एफ नेट ऐसा आ रहा होगा तो रिजल्टेंट अब हमारा कैसे होगा कुछ इधर की तरफ, एफ नेट हमारा ऐसे बन रहा होगा। ठीक है, और एफ नेट ऐसे बन रहा होगा तो इसके परपेंडिकुलर जब आप सरफेस ड्रॉ करोगे तो कैसा आएगा कॉन्वेक्स शेप का। और ये हमारा कौन सा होता है नॉन वेटिंग लिक्विड। यानी एक बार देखो अगर मान लो कंटेनर के अंदर जो होगा अगर आप मर्क्यूरी फिल करोगे तो वो ऐसा शेप फॉर्म करता है।
आपने बैरोमीटर में भी देखा होगा, मैंने ऐसा कुछ शेप बनाया था यहाँ पे, वो इसीलिए बनाया था क्योंकि ये क्या होता है, नॉन वेटिंग लिक्विड होता है। तो नॉन वेटिंग यानी अगर आप इसमें कंटेनर के अंदर आप फिल कर दो, बाहर निकाल दो, बिल्कुल भी चिपका हुआ नहीं रहेगा। ठीक है। तीसरा कि अगर मान लो एफ सी जो हो जाए वो किसके बराबर, एफ ए इज इक्वल टू किसके बराबर, एफ सी बाई रूट टू के। अब ये दोनों जैसे ही अगर मान लो बराबर हुए तो नेट फोर्स कौन सा आएगा, नीचे के डायरेक्शन में, और वो कितना होगा, एफ सी बाई रूट टू। यानी अगर एफ नेट जो आएगा वो नीचे के डायरेक्शन में होगा, यहाँ पे भी नेट फोर्स नीचे के डायरेक्शन में, तो जो सरफेस होगा वो कैसा होगा, फ्लैट सरफेस बनेगा। और इस केस में ये ना तो वेटिंग होता है नीदर नॉन। चलो क्लियर हुआ ये चीज। फटाफट बोलो क्लियर हुआ ये। चलो एक बार स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। चलो अब एक बार देखो यहाँ पे कि अब हमें प्रेशर डिफरेंस फाइंड करना रहेगा कि जैसा ही ये कॉनकेव कॉन्वेक्स अगर बन रहा हो तो उस केस में हमें प्रेशर डिफरेंस निकालना होगा कि प्रेशर किस साइड ज्यादा होगा और किस साइड कम होगा। जैसे अब एक बार देखो, मान लो यहां से अगर देखें हम लोग तो ये हमने देख लिया, अगर कॉनकेव शेप अगर मान लो बन रहा है, ठीक है, कॉनकेव शेप बन रहा है, तो उस केस में देखते हैं कि प्रेशर जो है वो किस साइड ज्यादा होता है। प्रेशर के टर्म्स में हमें प्रेशर डिफरेंस यहाँ पे कैलकुलेट करना होगा और उसी के टर्म्स में हम लोग डील कर रहे होंगे। जैसे मान लो ये इसके नीचे का जो लिक्विड होगा वो उसके कारण नेट प्रेशर ऊपर के डायरेक्शन में पी इनसाइड, और जो एटमॉस्फेयर होगा वो इधर के डायरेक्शन में कौन सा लगा रहा होगा, पी आउटसाइड। ठीक है। और एक बात देखो, ये जो कंटेनर के बीच यहाँ पे अगर जो सरफेस टेंशन फोर्स लग रहा होगा तो वो कुछ ऐसे स्ट्रेच कर रहा होगा इस लिक्विड का सरफेस को, ऐसे लगा रहा होगा, हाँ है ना। अब एक बात देखो, ये अगर हम लोग लेयर देखें, अगर ये अगर इक्विलिब्रियम पे है तो उस केस में आउटसाइड वाले के कारण नीचे, ये इनसाइड वाला ऊपर, और ये सरफेस टेंशन के कारण ऐसे खींचा रहा होगा। यानी इसका एक कंपोनेंट किधर आएगा, वर्टिकल, यानी टी इंटू इसके कारण एक फोर्स लगेगा किस डायरेक्शन में, ऊपर के डायरेक्शन में, ऊपर के डायरेक्शन में लग रहा है। यानी एक बार सोचो, पी आउटसाइड जो होगा वो पी इनसाइड और किसके, ये सरफेस टेंशन के कारण फोर्स के बराबर होगा, हाँ है ना। यानी इस केस में हम क्या लिखेंगे, पी आउटसाइड इक्वल्स टू किसके बराबर, तो पी इनसाइड प्लस यहां से कितना, जो भी फोर्स अगर हम लोग देखें, फोर्स ड्यू टू किसके कारण, आउटसाइड प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स ड्यू टू इनसाइड प्रेशर प्लस फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। यानी हम ये लिख सकते हैं कि पी आउटसाइड इज ग्रेटर देन किससे, पी इनसाइड के बराबर। क्या ये क्लियर हुआ सभी को? जो आउटसाइड प्रेशर होगा वो किसके बराबर, इनसाइड प्रेशर से ज्यादा होगा। यहां से देखो मैं बोल रहा हूं कि ये जो ऊपर का जो एटमॉस्फेयर होगा वो क्या करेगा, नीचे की तरफ प्रेस करेगा इसको, ये जो पार्ट है लिक्विड ये इसको ऊपर के डायरेक्शन में प्रेस करेगा, और एक जो सरफेस टेंशन के कारण है ये जो टेंजेंशियल डायरेक्शन में लगेगा उसका एक कंपोनेंट ऊपर आएगा और ये ऊपर की तरफ खींचेगा इसको। जब ऊपर खींचेगा तो यहां से हम लोग क्या देख रहे हैं, ऊपर के डायरेक्शन का फोर्स किसके कारण, सरफेस टेंशन के कारण, प्लस जो इनसाइड प्रेशर है उसके कारण फोर्स, वो दोनों मिल करके बैलेंस करेंगे किसको, आउटसाइड वाले प्रेशर को। तो आउटसाइड वाला प्रेशर नीचे और ये इन दोनों के फोर्स को बैलेंस कर रहा है, यानी प्रेशर ऑन आउटसाइड इक्वल्स टू प्रेशर, सॉरी प्रेशर जो आउटसाइड होगा वो ग्रेटर होगा किससे, इनसाइड प्रेशर से। सेकंड केस अगर देखते हैं, मान लो कि अगर कॉन्वेक्स शेप अगर बन रहा है,
कॉन्वेक्स शेप अगर बनेगा उस केस में हम लोग देखें, उस केस में अगर कॉन्वेक्स शेप अगर ऐसे बन रहा है तो सरफेस टेंशन के कारण टी इधर, इधर सरफेस टेंशन इधर लगेगा, इसके कारण लगेगा पी आउटसाइड, और नीचे वाले के कारण लग रहा होगा क्या, कौन सा, पी इनसाइड। अब यहाँ पे देखिए तो इनसाइड वाला ऊपर लग रहा है और इन दोनों के कारण फोर्स नीचे, यानी हमारा क्या होगा कि पी इनसाइड विल बी ग्रेटर देन किससे, पी आउटसाइड। और अगर यही थीटा 90 हो जाए, थीटा अगर कैसा हो जाए 90 डिग्री, यानी इस केस में सरफेस टेंशन तो ऐसे लग रहा होगा, तो इसका कोई कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में आएगा नहीं, तो पी आउटसाइड और पी इनसाइड जो होगा दोनों क्या होगा, बराबर, यानी पी इनसाइड इक्वल्स टू किसके बराबर, तो पी आउटसाइड के बराबर। ठीक है भाई। यानी एक और चीज ध्यान रखना कि प्रेशर हमेशा जो होगा वो किसकी साइड ज्यादा होगा, कॉनकेव साइड। कॉनकेव ऊपर है तो इधर का प्रेशर ज्यादा, कॉनकेव नीचे है तो प्रेशर साइड ज्यादा। क्लियर। चलो लिखो एक पॉइंट इसमें, प्रेशर विल ऑलवेज बी ग्रेटर, pressure will always be greater on concave side. Pressure will always be greater on concave side. Pressure will always be greater on concave side. चलो ठीक है, अब यही तक रहने देते हैं हम लोग। ठीक है भाई, मैं क्लास एंड कर रहा हूँ।